नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। क्या बिहार में मतदान से पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी है? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि उनके अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले ही दोनों को जेल भेजा जा सकता है? और ये खतरा क्यों पैदा हो गया है? क्या तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने से रोकने की बड़ी तैयारी हो रही है? और इस बात का खुलासा तेजस्वी यादव ने खुद कर दिया है। तो इस स्टोरी में हम बिहार की राजनीति की इस बड़ी खबर से जुड़े एक एक तथ्यों को, पहलू को आपके सामने रख रहे हैं कि क्यों लालू यादव और तेजस्वी यादव को अब इस तरह का डर सताने लगा है और कांग्रेस क्यों अब तक बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर पत्ते क्यों नहीं खोल रही थी। क्योंकि आज तक यानी 13 अक्टूबर तक सबकी नजरें जो थी वो अदालत के फैसले पर लगी हुई थी और अदालत के फैसले ने किस तरह से बिहार की चुनावी राजनीति को बदल कर रख दिया है और किस तरह से आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी राजनीति को बदल देगा, उससे जुड़े एक एक तथ्यों को इस स्टोरी में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत शिव जी करेंगे और चुनाव जीतने के लिए बीजेपी कुछ भी करने को तैयार है, ये बात तो तकरीबन तकरीबन शिव जी आप भी मानते हैं और हमारे तमाम दर्शक भी मानते ही। मतलब शुरुआत हम करेंगे और चुनाव बीजेपी जीतेगी, हमें क्या मिलेगा? ये भी तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए क्या कर दे ये पूरा देश जान गया। इसमें अब कोई किसी का छुपा हुआ नहीं। जो प्रधानमंत्री वोट के लिए अपनी माताजी को सामने ले आते हो, अपनी माताजी की चर्चा करते हो, परिवार की चर्चा करते हो, उनके लिए तेजस्वी जेल भेजना कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम थोड़ी है। थोड़ी देर में क्या खबर आ जाए, किसको जेल भेज दिया जाए। अच्छा, अदालत का फैसला अभी क्यों आ गया? अदालत अभी क्यों सख्त होने लगी? केस तो बरसों पुराना है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने उन्हें 1 महीने पहले धमकी दी थी, कहा था चुनाव लड़ने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। ये जनता को समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1 महीना पहले धमका के और फिर चुनाव के समय ऐसी घटना करता है तो आप सोचिए कि सत्ता के लिए क्या होगा। ये तो वही चीज पोजीशन है हिटलर वाली की, जो कह दिया वो करके छोड़ेंगे। मेरा सवाल दर्शकों से और वही सवाल आपसे है, क्या चुनाव से पहले जेल चले जाएंगे तेजस्वी यादव? यही सवाल मेरा जनता से भी है, वो भी हमें बताए कमेंट बॉक्स में, क्या चले जाएंगे? और यही सवाल मेरा आपसे है कि संतोष पाठक जी, क्या चुनाव से एन पहले ही जेल चले जाएंगे तेजस्वी? देखिए शिव जी, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठना बनता है। देखिए, लालू यादव पर कई तरह के आरोप लगे, मामले में सजा भी हुई। उन पर चूंकि सजा 2 साल से ज्यादा हुई तो चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी है, चुनाव वो लड़ नहीं सकते। लेकिन लालू यादव ने जो चीजें खरीदी अपने बेटों के नाम से, बेटियों के नाम से, जब वो नाबालिग थे, तो तेजस्वी यादव उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये एक सबसे बेसिक पॉइंट है। न्याय का जो सिद्धांत है कि नेचुरल जस्टिस की जो बात कही जाती है, उसका एक बेसिक सिद्धांत है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, विधायक रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है, विपक्ष के नेता रहते हुए उन पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। लेकिन जब वो नाबालिग थे और उनके पिता ने कुछ किया और उनके नाम पर कुछ पैसा रखा हो या उनके नाम पर जमीनें खरीदी हो, अगर वो आरोप तय होके तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की बात कही जाती है, तो माफ कीजिएगा, इस देश में बड़े बड़े अधिकारियों के और बड़े बड़े मंत्रियों के कई रिश्तेदार फंसते हुए नजर आएंगे। क्योंकि तमाम बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जमीन बेनामी खरीदते हैं या अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदते हैं। तो एक ये बड़ा फैसला है। और तेजस्वी यादव क्यों सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 1 महीने पहले धमकी दी थी और अब वो कहीं ना कहीं वो धमकी एक तरह से साकार होती हुई नजर आ रही है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप तेजस्वी यादव ने जो लिखा सोशल मीडिया पर, जरा वो हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए कि तेजस्वी यादव को क्यों अब ये लगने लगा है। देखिए, तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मजा कुछ और ही है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। 1 महीना पहले, अब ये जो अगला पैराग्राफ है शिव जी, वो हमारे दर्शकों को गौर से सुनना चाहिए। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। जय बिहारी, जय बिहार, जय बिहारी।
यानी सीधे कह रहे हैं कि 1 महीने पहले अमित शाह ने धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। और चुनाव लड़ने लायक आदमी कब नहीं रहता? जब उनको सजा मिल जाती है। जेल जाकर भी चुनाव लड़ने में कई तरह की दिक्कत होती है। और अब अमित शाह का सीधा नाम लेकर तेजस्वी यादव इसको गुजराती बनाम बिहारी की लड़ाई बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव ने पोस्ट कब किया शिव जी? ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट कब किया? जब दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में, इसको हटा देते हैं, अब देखिए दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में 2 मामले चल रहे थे। आईआरसीटीसी से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था और लैंड फॉर जॉब का मामला चल रहा था। तो आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दे दिया, क्योंकि कोर्ट ने आरोप तय कर दिया। ये आज की तारीख है, यानी 13 अक्टूबर की तारीख है, जब दूसरे पहले चरण का नामांकन पिछले 3 दिनों से जारी है। आज चौथा दिन है और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया की आज शुरुआत हो गई है। दूसरा जो बड़ा मामला था, लैंड फॉर जॉब मामले में भी लालू यादव, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आज आरोप तय होना था, लेकिन अब यह फैसला टल गया है। और अब यह फैसला कब होगा शिव जी? गौर कीजिएगा, अब यह फैसला होगा 10 नवंबर को, यानी लैंड फॉर जॉब के मामले में 10 नवंबर को फैसला होना है। और बिहार में दूसरे चरण के तहत 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान। अदालत का सम्मान है, अदालत की प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जरा आप तारीखों को देखिए कि आप जब दूसरे चरण का नामांकन शुरू होने वाला है, पहले चरण के नामांकन पिछले 3-4 दिनों से चल रहे हैं, तब आप आकर एक मामले में आरोप तय कर देते हैं, सुनवाई की बात कह देते हैं, और दूसरे मामले में आप आरोप तय करने की बात या फैसला करने की बात जो कहते हैं, वो बिल्कुल चुनाव के 2 चरणों के बीच में करते हैं। यानी पहला चरण 6 नवंबर को होना है, दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है, और इस बीच में 10 नवंबर को लैंड फॉर जॉब के मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। अब उस दिन उनको आना होगा, इन तीनों को नहीं आना होगा, ये कह नहीं सकते, लेकिन ये अपने आप में कई तरह की बातें कहते हैं। और जिस तरह से अब तेजस्वी यादव ने खुलकर सोशल मीडिया पर यह आरोप लगा दिया है कि अमित शाह ने मुझे धमकी दी थी, 1 महीना पहले बिहार की धरती पर आकर धमकी दी थी कि चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, तो अब ये बात कहीं ना कहीं, और देखिए जांच एजेंसी की बात नहीं और अदालतों की बात। संतोष जी, एक सवाल मेरा यहाँ फिर आ गया मेरे दिमाग में कि अगर तेजस्वी जी 10 तारीख को जेल चले जाते हैं, तो तेजस्वी जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद अगर 1 महीना जेल रहे, तो अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले भी लेंगे तो भी हटा दिए जाएंगे, 1 महीना जेल में रहे तो। नहीं, वो वाला कानून तो अभी बना नहीं है, लेकिन हमें एक चीज याद रखना होगा, ये लागू कर देंगे, ये लागू कर देंगे। एक चीज हमें याद रखना होगा शिव जी, कि लालू यादव पर आप किसी भी तरह के आरोप लगाते रहे, लेकिन एक बात तय मानकर चलिए कि लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं किया था। जब उनकी गिरफ्तारी की बारी आई तो गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी की बात आएगी, तो ये मैं तय मानकर चल रहा हूं कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर जेल नहीं जाएंगे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल गए थे, वो भी इस्तीफा देकर जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा, यहाँ सवाल ये है कि चुनाव की टाइमिंग पर ही इस तरह की चीजें क्यों होती है? जांच एजेंसियां चुनाव के टाइमिंग पर ही इतनी ज्यादा सक्रिय क्यों हो जाती है? और इससे बिहार में देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर हैं, वो लगभग तय है, निश्चित है कि उनको किसको वोट देना है। बीजेपी, जेडीयू के वोटर भी जो तय है, लगभग वो तय है कि किसको वोट देना है। 5 से 7% वोट जो होता है शिव जी, फ्लोटिंग वोट कहा जाता है, जो अंतिम समय पर फैसला करता है। और वो अंतिम समय पर जो 5 से 7% वोटर फैसला करेंगे, वही चुनावी नतीजों का परिणाम लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह का माहौल बनाकर तेजस्वी यादव पर आपने एक तलवार लटका दी। क्या लटका दी? कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रही थी, जबकि राहुल गांधी को पता है, राहुल गांधी को पता है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री तो बनने नहीं जा रहा। भाई इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है, मुख्यमंत्री के पद की स्वाभाविक दावेदारी उनकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिचक रही थी कि उनको लग रहा था कि 13 अक्टूबर को पता नहीं क्या फैसला आएगा, और आज एक फैसला आ ही गया एक तरह से। तो जब कांग्रेस पार्टी को इतना डर है, तो आप बिहार के मतदाताओं के मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिहार के मतदाताओं को किस तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है वो देखिए। बिहार के मतदाताओं को एक सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि भैया राष्ट्रीय जनता दल को वोट मत देना, उनके नेता तेजस्वी यादव कभी भी जेल जा सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि क्या बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को देखिए कि दिल्ली की रावजबनी कोर्ट ने जो सोमवार को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी मान लिया है। अब इस मामले में तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट की टिप्पणी थी, जज साहब आजकल टिप्पणियां बहुत करते हैं, तो कोर्ट की टिप्पणी थी कि लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई, टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। जबकि लालू यादव ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है और अब सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में यह फैसला, कोर्ट का यह फैसला दिक्कतें पैदा कर सकता है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, तेजस्वी यादव के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है, तेजस्वी यादव के लिए। और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस, जो बयान दिया उन्होंने बाहर निकल के मीडिया को, कि हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू से ही कहा था, और वाकई तेजस्वी यादव पहले से कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे वैसे वैसे इस तरह की बातें बढ़ती जाएंगी, ईडी सक्रिय होगी, सीबीआई सक्रिय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान है, अदालत पे अपनी बात रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, जो ऐतिहासिक रेल मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से सीखने आए थे, उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है। यानी तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया। और एक बात तो तय है कि लालू यादव ऐसे मंत्री थे जिन्होंने रेलवे को फायदे में पहुंचाया, और लालू यादव ऐसे भी रेल मंत्री थे जिन्होंने आम यात्रियों पर किराया नहीं बढ़ने दिया। आज रेलवे यात्री जिस तरह से करा रहे हैं, जिस तरह से बढ़ती किराया स्पेशल ट्रेन के नाम पर, एक्सप्रेस को सुपरफास्ट ट्रेन बनाने के नाम पे, गतिमान के नाम पर, पता नहीं अनाप शनाप कितना किराया वसूला जा रहा है, और उसके बाद भी सीट नहीं। अब से कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि बिहार जाने वाली हजारों ट्रेन नहीं चलाई जाएंगी। लेकिन अभी भी आप चले जाइए, दिल्ली की किसी भी स्टेशन की हालत इतनी खराब है बिहार जाने वाली ट्रेनों को लेकर। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और अब सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेल जाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, या बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जेल जाना पड़ेगा। और जेल अगर वो नहीं भी जाएंगे तो उनके ऊपर जो खतरे की तलवार लटका दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए, जनता दल यूनाइटेड के नेता, सबसे पहले नीरज कुमार साहब का बयान आ गया, तो इन तमाम लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा तो निश्चित तौर पर बनने जा रहा है। शिव जी, नहीं, बन भी गया चुनावी मुद्दा। बीजेपी को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया। वो सम्राट चौधरी के भ्रष्टाचार में फंसे पड़े थे, वो अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार में फंसे पड़े थे, दोनों दल फंसे पड़े थे, जदयू भी फंसा पड़ा था और भाजपा भी फंसी पड़ी थी। अब उन्हें विपक्ष को फांसने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तो कहा ही जाता है कि उन्हीं के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करते तो मिलता क्या? ना उनके पास वोट है, ना उनके पास सिस्टम है। सिस्टम और वोट तो आरजेडी के पास है। तो आरजेडी पर जब असर पड़ेगा तो वोट बिदकेगा, वोट बिदकेगा तो इधर उधर जाएगा। और एक और बात है, पूरे देश में बिहार और उत्तर प्रदेश का अगर यादव छोड़ दें तो वो हिंदू है, लोकसभा में भी हिंदू हो जाता है। इन दो जगह सेकुलर रहता है राज्य में, ये भी विडंबना है। इस पे भी चुनाव पूरा इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी का मामला पूरा फंसा पड़ा है। और फिर तेज प्रताप यादव पता ही नहीं लग रहे हैं कि उनके कितने उम्मीदवार घोषित हो गए, कितने पर वो चुनाव लड़ेंगे, वो खुद भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अंतिम में वो आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि वो कई दिनों से अब हमें दिख ही नहीं रहे हैं। मीडिया ने भी उन्हें जब देखा ये किसी काम के नहीं है, तो मीडिया भी उनका साथ छोड़ के चली आई। अब प्रशांत किशोर 51 उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, एनडीए का अपना ऐलान हो ही गया, उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। अब इंडिया गठबंधन आज घोषणा करे, उसके बाद तय होगा। इधर तेजस्वी के ऊपर ये दबाव, तो भाई विपक्ष को तो बैठे बैठे मुद्दा मिल गया है, भ्रष्टाचारी तेजस्वी शुरू हो जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव में चले जाएंगे। अभी तो कम बोल रहे हैं, कल से और ज्यादा बोलेंगे। जैसे बोलते हैं वो जब चुनाव आता है कि राहुल और सोनिया बेल पर हैं, ये हमारे सामने क्या बात करेंगे, ये तो जमानत पर है, हमारे सामने क्या बात करेंगे। देश को आज तक ये नहीं बता पाए कि जमानत पे है तो जेल क्यों नहीं भेज रहे आप लोग, जमानत पे है तो जेल में क्यों नहीं रख रहे, क्यों जमानत दे रहे हो, दोषी व्यक्ति को जमानत क्यों दे रहे हो, भ्रष्टाचारी आदमी को जेल से बाहर क्यों आने दे रहे हो। इस पर किसी का जवाब नहीं है। सारे प्रवक्ता कि वो जेल पर हैं, जमानत पर हैं, फलाने। तो तेजस्वी के खिलाफ भी अब बैठे बैठाए एक भ्रष्टाचार का मौका मिल गया, भ्रष्टाचार के आरोप का मौका मिल गया है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार अब पुराना हो गया है। लालू यादव चुनाव में नहीं है तो लालू यादव का भ्रष्टाचार चलेगा नहीं।
अब तेजस्वी का भ्रष्टाचार, आपने बड़ी अच्छी बात की कि काम पिताजी ने किया, पिताजी जेल रहे आए और अब उसका खामियाजा बेटे को भुगतना। बेटा तुम आओ, तुम्हारा लैंड एक्विजिशन से क्या लेना देना है? पिताजी ने जमीन खरीदी, अरे पिताजी पे तो कुछ केस और लगाओ, रहा साहब वक्त भी वो जेल में गुजारे। लेकिन इस सब के बावजूद केस में तेजस्वी फंसना तय मान लीजिए। जो उन्हें शाह ने धमकी दी थी वो पूरी होने जा रही है, और धमकी नहीं और कुछ भी हो सकता है। और जब ये ऐलान सब जगह जाएगा कि तेजस्वी यादव पहले से भ्रष्टाचारी हैं, तो जनता में 2-3% वोट फ्लोटिंग का होता वो इधर उधर हो जाएगा, मेरा ये आकलन है। लेकिन संतोष जी, क्या ये सब ठीक है? सत्ता पाने के लिए इतना गिरना ठीक है? लेकिन हम पहले कह चुके हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए कितना गिर जाएगी, ये भी ठीक नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर आप जैसे जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है नीतीश कुमार जी के करीबी नीरज कुमार, उन्होंने तुरंत एक वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, और उसका कंटेंट लिख दिया उन्होंने। मैं जरा पढ़ के सुना देता हूँ। लालू जी के परिवार पर 420 और 120 बी का आरोप कोई संयोग नहीं है, राजनीतिक परिणाम है। लालू यादव को टैग करके लिख रहे हैं भाई के परिजन को नौकरी बदले में जमीन, और राबड़ी देवी को टैग करके लिख रहे हैं चाचा के परिवार को नौकरी बदले में जमीन। ये वही नीरज कुमार है। जब ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुआ करता था, जनता दल यूनाइटेड, तो सम्राट चौधरी की डिग्री पर, सम्राट चौधरी के अपराधों पर कई तरह की बातें हुए कहते हुए नजर आते थे। ये तो मोदी जी की डिग्री पर भी कह दिए थे, लेकिन अब चलिए साथ है तो उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे। अब लालू अरे वो यादव, कपिल राबड़ी देवी मिश्रा के आप वीडियो देख लीजिए, जो मंत्री हैं। आप तो दिल्ली की राजनीति करते हो, दिल्ली बीजेपी कवर करते हो, पूरी केंद्र की बीजेपी कवर करते हो। ये सब चीजें तो इनके लिए, बीजेपी के लिए हास्यास्पद है। वो अजीत पवार, चक्की पी सिंह, क्या क्या था, शहजाद पूनावाला, हिमंता विश्व शर्मा, इनके लिए सब ये अतिशयोक्ति है। ये तो इनके लिए अलंकार है, आभूषण है। अलंकार वो नहीं जो हमने तुमने पढ़ा है कि चाची की चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो नहीं अलंकार। इनका तो अलंकार है आभूषण, और ये सब आभूषणों से सुशोभित रहते हैं। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आभूषण है, और सबसे बड़े आभूषण ये पहनने वाले दो ही बड़े नेता हैं जो गुजराती लॉबी के हैं, उनके सबसे बड़े आभूषण है। और जिस दिन इनके आभूषण उतरे, उस दिन इस देश की जनता रो पड़ेगी कि हम किसके साथ खड़े थे। उसके साथ जो हर समय हमारा वोट का साथ धोखा करता है। तालिबानों के खिलाफ बोलने वाले लोग कल रेड कारपेट बिछाए खड़े हमने देखे तालिबान के लिए, तालिबान के विदेश मंत्री के लिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे ये कांग्रेस शरीयत कानून लाना चाहती है, तालिबानों को बढ़ाती है, ऐसे तालिबानों का हम विरोध करते हैं। वो रेड कारपेट लिए सहारनपुर में खड़े थे, उनका पूरा प्रशासन, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस का। इससे बुरा हाल क्या होगा इस देश की जनता। हम वो शब्द यूज नहीं करना चाहते हैं, अपने बच्चों के रोजगार की फिक्र नहीं है देश की। उसमें भी शिव जी सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया गया, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बुलाया मैं गया। तो पत्रकारों को भी, संतोष जी, मैं पत्रकारों को चेतावनी देता हूं कि जब आपके साथी पत्रकार नहीं बुलाए, महिला पुरुष क्या होता, पत्रकार पत्रकार है, तो दूसरी में जाना ही नहीं था, भले ही वो विदेश मंत्री के हो, किसी की जगह के मंत्री, क्या मतलब है? अजब बना लिया। इससे भी आगे अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, शिव जी गौर से देखिए, इस तकनीकी पहलू को अभी तक किसी ने नहीं उठाया। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी दिल्ली में, उसमें अफगानिस्तान, रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का पुराना वाला झंडा फहराया जा रहा है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां जाकर तालिबानी विदेश मंत्री जब पहुंचे, तो तालिबानी विदेश मंत्री का वो दूतावास है, ये किसने तय किया? मैं फिर से एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को आज तक मान्यता नहीं दी है। फिर गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे दिया गया? ठीक है, और जो भी वहां कर्मचारी थे उनकी हिचक थी, वो अड़ गए कि हम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा नहीं उतारेंगे। तो उस दूतावास की बिल्डिंग पर अभी भी रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहा है, लेकिन अंदर जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे विदेश मंत्री, वहां पर तालिबान का झंडा फहराया जा रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर उनकी एंट्री किसने करवाई? जब आपने मान्यता नहीं दी तो एंट्री किसने करवाई? और फिर जब आपको कूटनीति करनी है, दोस्ताना संबंध बनाने ही है, तो सीधे सीधे मान्यता दे दो। आप पर्दे के पीछे से क्यों खेल खेलना चाहते? आप मान्यता दे दो। आपने उनको अपनी धरती पर बुलाकर दुनिया के सामने एक बड़ा संदेश तो दे ही दिया है कि भारत की सरकार को तालिबानी शक्तियों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तकनीकी पहलू है, ये सिर्फ झंडे का विवाद नहीं है, ये एक तकनीकी पहलू है कि क्या हम रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के साथ है
या नहीं, या फिर हम तालिबानी अफगानिस्तान के साथ है, ये सवाल है। और पुरुष पत्रकार, महिला पत्रकार, कई तरह की बंदिशें होती है, पाबंदियां होती है। मुझे लगता है कि त्वरित गति से एक्शन लेना चाहिए। मैं अपना बताऊं कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन भी गए थे, त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम था, तो दिल्ली की लॉबी से अलग हटके गुजरात की उनकी पीआर एजेंसी आके त्यागराज स्टेडियम का कार्यक्रम कर रही थी। आप यहाँ से कवर नहीं करोगे, वहां से कवर नहीं करोगे, कई तरह की दिक्कतें होगी। हमने उस नरेंद्र मोदी साहब के कार्यक्रम का बहिष्कार करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आ गए 1100 का रेट। बीजेपी के तमाम नेता वहां पहुंचे और बार बार हाथ जोड़ते रहे कि नहीं चलिए कार्यक्रम किया। बीजेपी के किसी पत्रकार ने जाके उस कार्यक्रम को कवर नहीं किया, यहां तक कि हमने एएनआई जैसी एजेंसी को भी उस कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो पत्रकारों की एकता की एक मानगी थी और ये पहली बार नहीं हुआ था। हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में जो एक संत, साधु संत जो तथाकथित थे, उनकी गिरफ्तारी का मामला कवर करने गए पत्रकारों पर जब हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के हरियाणा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तमाम टेलीविजन के पत्रकारों और कैमरामैनों ने अपना अपना कैमरा निकाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम से बाहर निकल गए। वो भी विरोध दर्ज करने का एक तरीका था। और एक बहुत बड़ा अखबार, शिव जी, मुलायम सिंह यादव के जमाने में, बताता हूं आपको विरोध करने के तरीके क्या होते हैं। मुलायम सिंह यादव के जमाने में एक बहुत बड़ा अखबार था जिसको विरोध करना था। अब मुलायम सिंह यादव किस तरह से काम करते थे हम तमाम लोग जानते हैं। तो वो यूपी की जो सूचना विभाग से जो खबरें आती थी, उस समय भी सूचना विभाग तो हुआ ही करता था, उसमें सिर्फ लिख देते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। मुलायम सिंह के पास कटिंग जाती थी, वो 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, फिर एक दिन बुला लिया उन्होंने सचिव को कि पढ़ो। तो एक-एक खबरें पढ़वाई उन्होंने 20-25 कटिंग कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा, ये कहा। उन्होंने कहा इस पे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, अधिकारी की समझ में नहीं आया। तो मुख्यमंत्री ने कहा ये बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखबार लिख क्यों नहीं रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो मुलायम सिंह ने कहा नहीं, बुलाओ इनके संपादक को, मालिक को। यानी जो अधिकारियों को समझ में नहीं आया, वो मालिक को समझ में आ गया, वो मुख्यमंत्री को समझ में आ गया, माफ कीजिएगा, कि ये अखबार हमारे से नाराज है। तो मीडिया के पास नाराजगी जाहिर करने का कई तरीके, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों ने सोचना समझना बंद कर दिया है। अब जब मालिक ही सरेंडर कर चुके हैं, संपादक ही घुटने टेक चुके हैं, तो फिर किसी के लिए सोचने समझने के लिए क्या बचता है। लेकिन इस घटना ने एक नई तरह का सवाल खड़ा कर दिया है और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी इन सवालों पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि अखबार तो वो भी पढ़ते होंगे। भाई करना होगा तो पहले ही कर लेते। आप चुनाव की बेला में ही इतने सक्रिय क्यों हो जाते हैं और चुनाव के बीच में ही विपक्षी नेताओं को क्यों बुलाने लगते हैं? अब बिहार की जनता फैसला करेगी। हम दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं बिल्कुल। कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में। अदालत, जांच एजेंसी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की धमकी, तेजस्वी यादव का आरोप और बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान को लेकर। जी जी। चलिए, आपका आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। दर्शक इसे देखें, समझें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि चुनाव के वक्त ही क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष क्यों नहीं, 4.5 वर्ष ठंडे बस्ते में केस तो पिछले चुनाव से पहले का है, और फिर एकाएक एक्टिव होना, ये सवाल तो बनता है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार।